हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करेंगे बजट एनालिसिस पर और समझेंगे कि ये बजट बनता कैसे है। ये थोड़ा टेक्निकल ज़रूर होगा, लेकिन अगर एक बार हम समझ लेंगे तो ये हर बार प्रोसेस सेम रिपीट होता है। वो नंबर चेंज होते हैं, क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, लेकिन बजट बनता कैसे उसको हम एक बार समझ लिए तो हम हर बार ईजिली आगे कैरी ऑन कर सकते हैं सेम मेथड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो बजट था वो थोड़ा यूनिक इसलिए था क्योंकि ये पेपर पे प्रेजेंट नहीं किया गया, एक इंडिया मेड टैबलेट पे प्रेजेंट किया गया। मींस डिजिटल वे एक फॉलो किया गया था। तो जो बेसिक एजेंडाज थे, जो 6 पिलर जिसको सीतारमण ने बताया कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इसके जो बजट के रहेंगे वो रहेंगे फोकस हेल्थ एंड वेलबींग पे। बेसिकली होना ही था कि कोविड में लोगों को समझ में आ गई हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उस पर थोड़ा एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने की कोशिश हुई है और दिख भी रहा नंबर्स, लेकिन उसमें कई चीज़ें हिडन हैं। मींस कुछ और चीज़ें हैं जैसे वाटर से रिलेटेड, ये सब भी उसमें ऐड कर दिया गया, इसलिए वो थोड़ा सा वो नंबर बड़ा दिख रहा है। इसके अलावा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रा, फिर उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, ह्यूमन कैपिटल पे दिया जाएगा, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ये अच्छी बात है अगर इस पर फोकस करती है गवर्नमेंट, क्योंकि पहले एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में बेसिकली बहुत कम होता है, नॉट इवन 1% ऑफ द जीडीपी खर्च करती है, लेकिन कोशिश रहेगी इस गवर्नमेंट की ज़्यादा खर्च हो इस पर। और लास्ट में मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये बहुत पुराना फॉर्मूला है जब से ये गवर्नमेंट आई है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे बजट प्रोफाइल को, मीन्स ये कैसे बनता है। तो आप सामने देख रहे होंगे, हमको पता है बजट का साइज़ क्या है। ये है लाख करोड़ में 34.83 लाख करोड़, और या ट्रिलियन कह सकते हैं आप। तो सबसे पहले बनता है राइट साइड। राइट साइड मीन्स कि कितना हमको खर्च करना है, एक्सपेंडिचर वाला पहले बनता है। तो उसमें आप अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड होगा, स्कीम एक्सपेंडिचर कितना होगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कितना होगा, जनरल सर्विस सब्सिडी कितना देना, ये सारी चीज़ें बनते हैं सबसे पहले। स्टेट को कितना ट्रांसफ़र होगा, सब कुछ बन जाता है। फिर इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पे नंबर आया हमारा 34.83। अब इतना तो खर्च करना है, पैसा भी चाहिए, तो पैसा जो आता है वो अलग अलग सोर्सेज से आता है। वो अलग अलग सोर्सेज जो आपके रहते हैं वो आएंगे। वो पैसा कैसे आएगा उस पर हम बात कर रहे थे अभी को, कि वो पैसा आएगा अलग अलग तरीके से, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से, या कितना डेट लेना पड़ेगा, कैसे कैसे अलग अलग तरीके से। फिर लेफ्ट साइड बाद में बनता है। तो अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे कि ये पैसा गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से कमा सकती है। तो चलिए समझते हैं। गवर्नमेंट पैसा कमाती है 3 तरीके से। एक होता है टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट फ्रॉम द इकोनॉमी, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि डिविडेंड एंड अर्निंग से होता है। मतलब इसमें कौन कौन डिविडेंड देगा, ये कंपनी जैसे LIC हुआ, उनसे डिविडेंड मिल रहा है, या और कुछ गवर्नमेंट की कंपनी जिनसे मिल रहा है, RBI से कुछ मिल रहा है, अलग अलग तरीके से यहाँ से NTR इसको बोलते हैं, यहाँ से पैसा आता है। और तीसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, मीन्स अगर कोई कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दे रही, आप उसको सेल कर रहे हैं, उसके थ्रू जो आप पैसा जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो ये 3 तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट पैसा कमाती है। और जब ये पैसा कम पड़ता है तो गवर्नमेंट लोन लेती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर उसने फिक्स कर दिया है 34.83 मुझे खर्च करना ही है। अब पैसा उतना कमा लेगी तो थोड़ा भी फिस्कल डेफिसिट नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो उसको आप कैसे कंपनसेट करते हैं, आप लोन लेते हैं या क्या करते हैं वो आपका मैटर, आपको उतना पैसा लाना है। कोशिश हर गवर्नमेंट करती है कि इन तीनों में से किसी एक, बेसिकली फर्स्ट और सेकंड पे ज़्यादा फोकस रहता है, इन 2 तरीके से ज़्यादा पैसा आप जनरेट कर लो कि आपको थर्ड की नौबत जल्दी ना आए, और या अगर आती भी है तो उससे कंपनसेट हो जाए। बोरोइंग सबसे लास्ट कंडीशन रहेगा। अब इसको अगर बजट को ध्यान से समझे तो इसको मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया है कि समझने में आसानी हो। बेसिकली जो हमारा बजट एक ग्लांस में अगर देखें तो कैसा दिखता है। सबसे पहले होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें आता है कि मतलब गवर्नमेंट पैसे कैसे कमाती है। आप देख सकते हैं 2019-20 का दिया है कि एक्चुअल जो नंबर्स हैं, 2020-21 का एस्टिमेटेड बजट क्या है, और फिर उसमें 20-21 का जो चेंज है वो क्या है, फिर एस्टिमेटेड दिया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू 2 तरीके से आएंगे, एक टैक्स रेवेन्यू आएगा और दूसरा आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में
गवर्नमेंट का अनुमान है कि अराउंड 17.8 लाख करोड़ उसको मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा, जिसमें टोटल मिलेगा इतना, उसमें से जिसमें 15.4 लाख करोड़ उसको मिल जाएगा टैक्स कलेक्शन से, और नॉन टैक्स डिविडेंड या किसी फॉर्म से उसको 2.43 लाख करोड़ मिल जाएगा, जो कि जो मैंने आपको बताया LIC या ऐसी कंपनी के थ्रू जो डिविडेंड मिलता है। उसके अलावा और कहाँ से पैसा मिलेगा, कैपिटल रिसिप्ट से मिलेगा 16.9 लाख करोड़। वो कैसे, रिकवरी ऑफ लोन किया या अदर रिसिप्ट। और इसमें सबसे बड़ा बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ भी आ जाता है, जो कि सबसे बड़ा नंबर है, मीन्स बोरो करेगी वो। तो बोरो करके जितना पैसा कम पड़ रहा है तो किसी से आप बोरो करके उतना पैसा जनरेट करेंगे, वो भी काउंट होता है इसमें। और अगर आगे बात करें एक्सपेंडिचर का, तो ये अब ऐड अगर करेंगे दो नंबर्स को, जो कि 17.8 है और 15.0 है, तो आपका 34.83 वो मैजिकल नंबर आ गया जितना आपको एक्सपेंडिचर करना है। अब ये तो एक्सपेंडिचर करना है, तो ये इनकम ऊपर आई थी। अब ये जो इनकम से हमको कहाँ कहाँ खर्च करना है वो नीचे दिया है आपका, कि ऑन रेवेन्यू अकाउंट पे करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट पे करेंगे। एक इमोजी यहाँ पे मैंने बनाया कि जो बहुत दुखद है कि हमको इंटरेस्ट में अराउंड 8.09 लाख करोड़ हमको देना पड़ता है इंटरेस्ट में। ये बहुत ज़्यादा पोर्शन है, इतना पैसा हम इंटरेस्ट दे रहे हैं बस। 34.83 में से अराउंड 8 से ज़्यादा हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, 8 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो बहुत दुखद है। और वो इंटरेस्ट जितना बढ़ता जाएगा तो आप नया काम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको बोरोइंग कम मिलेगी, या मिलेंगी तो ज़्यादा रेट पे मिलेंगी, क्योंकि आपका रेटिंग स्कोर में बुरा होता जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या बेसिकली, ये 11 लाख करोड़ का करीब है। इसको अगर समझने के लिए फॉर्मूला तो दिया है 10-1 मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस ऑन रेवेन्यू अकाउंट ऑफ विच इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब अगर माइनस आप करेंगे तो निकल जाएगा, ये फॉर्मूला है। लेकिन इजी वे में अगर समझने के लिए समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को खुद की ऑफिसेस को, खुद के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसा देने के लिए जितना पैसा रिक्वायरमेंट होता है, उसमें जितनी कमी रह जाती है वही रेवेन्यू डेफिसिट है। मींस अगर 11.4 लाख करोड़ गवर्नमेंट को ना मिले तो गवर्नमेंट लॉस में चली जाएगी। लॉस मीन्स गवर्नमेंट खुद को चला भी नहीं पाएगी, मीन्स अगर कोई बोरोइंग ना दे तो ये बुरा होता है। फिस्कल डेफिसिट भी बुरा होता है, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा बुरा होता है आरडी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद को चलाने के लिए भी पैसा नहीं कमा पा रही है। ये इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बेसिकली, फिस्कल डेफिसिट होता है कि वो फिस्कल डेफिसिट कितना है 15.068 लाख करोड़। मीन्स फिस्कल डेफिसिट जितना कम पड़ रहा है आपको पैसा, टोटल जो पैसा आप बजट के लिए बना रहे हैं, आप जितना इनकम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, और उसमें जितने पैसे कम पड़ रहे हैं वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे। तो 15.68 भारत बाहर से मांगेगा या कहीं से लोन उठाएगा, तो वो पैसा आपका फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। आपके जीडीपी का वो कितना परसेंट हो रहा है, वो 9.5 है। गवर्नमेंट का प्लान है आपकी बार उसको कम करके 6.8 करना है, जो कि बहुत कठिन है, क्योंकि आपकी जीडीपी जब ग्रो करेगी तो ज़्यादा टैक्सेस आएंगे, और ज़्यादा टैक्सेस आएंगे तभी आप मीन्स कम से कम बोरोइंग आपको करना पड़ेगा, जो कि चांसेस कम दिख रहे हैं। लेकिन लो बेस होने की वजह से ग्रोथ अब की बार अच्छी होनी चाहिए, मोर देन 10 होगी, 10, 11, 12% का ग्रोथ हो सकता है जीडीपी में। लेकिन वो तो अगर इतना होता है तो हम अपने नॉर्मल बेस पे पहुंचेंगे, और वहाँ से अगर हम 6-7% का रेगुलर ग्रो करेंगे तो शायद अगले 3, 4, 5 सालों में ये नंबर जो गवर्नमेंट प्लान की है इसको 4.5 पे लाने के लिए फिस्कल डेफिसिट को, तब शायद ला पाएंगी, जो कि बहुत कठिन है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ के समझते हैं कि गवर्नमेंट को अगर डिटेल में जाएं तो कहाँ कहाँ से जो पैसा मिलता है उसको अगर और डिटेल में इसको ब्रेक करें तो हम समझेंगे कि रेवेन्यू जो उसको प्लान किया है गवर्नमेंट ने, लेटेस्ट अगर देखें बस, तो करीब 22.17 लाख करोड़ का प्लान किया, उसको पैसा मिल जाएगा। एकदम एक्सट्रीम सोच के रखी गवर्नमेंट कि इतना मुझे मिल जाएगा। उसमें से 5.4 कॉर्पोरेट टैक्स से मिल जाएगा, इनकम टैक्स से 5.6 मिल जाएगा, वेल्थ टैक्स इंडिया ने हटा दिया है। उसके अलावा कस्टम से 1.36 मिल जाएगा, एक्साइज ड्यूटी से
यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पंप पे हम देते हैं एक्साइज, वो चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन पहले 2011-12 में बहुत विरोध होता था, अब लोग नहीं करते। रीज़न बहुत क्लियर नहीं है क्यों नहीं करते, या रैशनल थॉट्स कम हो गए हैं। बहुत कठिन है एनालाइज करना। जीएसटी जो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है इनकम का, इससे ज़्यादा भी कलेक्शन गवर्नमेंट कर सकती है अगर अपने सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में सुधार लाए तो। उसके अलावा टैक्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरी से जो मिलता है, ये सब मिला के ये सब सोर्सेस होते हैं गवर्नमेंट की कमाई के। लेकिन इसमें से स्टेट भी कुछ अपना हिस्सा लेगा, क्योंकि सेंटर कलेक्ट कर रहा है जीएसटी, तो उसमें से अपना हिस्सा भी कुछ स्टेट लेगा। तो 6.6 लाख करोड़ स्टेट ले लेता है उसमें से, तो नेट गवर्नमेंट का बचता है 15.4 लाख करोड़। जो उसने टैक्स कलेक्ट किया था उसमें से करीब 6.65 लाख करोड़ स्टेट भी ले लेता है अपना, तो वो अपने आप और नंबर घट जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से फिर आप देख सकते हैं। अगर और डिटेल में जाना चाहे तो आप जान सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स में कैसे पाएगा, डेट रिसिप्ट से कैसे पैसा कमाएगा, आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। लेकिन इसमें मेन जो समझने वाली बात थी कि वेल्थ टैक्स या सुपर रिच टैक्स, ये सब अब की बार लगाना चाहिए था, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास कंसंट्रेट हो रहे हैं पैसे, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन अगर लिमिटेड लोगों के पास पैसा चला जाएगा और मैक्सिमम लोग डे टू डे लिविंग के लिए, ये गवर्नमेंट बेसिकली सब्सिडी पर अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो उन लोग को आप सक्षम बनाइए कि उनको जॉब मिले। और उनको जॉब तभी मिल सकती है जब बहुत लिमिटेड लोगों के पास पैसा ना रहे और वो पैसा घूमे और लोगों तक पहुँचे। तो वो एक नियो लिबरल पॉलिसी फॉलो करती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देने में भरोसा नहीं करती है, लेकिन अब की बार मजबूरी थी, देना पड़ा, और तभी शायद फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ा भी है। तो अब रीज़न समझें, ये जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा उसके पीछे का कुछ कारण क्या है। ये ग्राफ जो है ये 15th फाइनेंस कमीशन का ग्राफ है जो 2021 से 2026 के लिए आया है। और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं 2017 से 2020 में लगातार जीडीपी गिर रहा है। अराउंड 38 मंथ से हमारा जीडीपी गिर रहा है, और उसमें 10 महीने जो लॉकडाउन मतलब कोविड के थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ, माइनस में चला गया है। तो ये रीज़न था बेसिकली कि हमारा जीडीपी इतना ड्रॉप हुआ है, और जब जीडीपी कम होगा तो आपके इनकम कम होंगे और टैक्सेस, हर जगह से जो टैक्सेस कम आएंगे, जीएसटी कम फाइल होंगी, तो अपने आप आपको कहीं ना कहीं से पैसे बोरो करने पड़ेंगे, और पैसे बोरो करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए कि 2020 में तो समझ में आ रहा है, लेकिन 17 से हम क्यों नीचे जा रहे हैं। और ये होने की वजह से ग्लाइड पाथ एक टर्म यूज़ होता है। ग्लाइड पाथ मीन्स 2003 में एक कमेटी बनी थी जिसने डिसाइड किया था कि हम कैसे कैसे करके अपना पूरा फिस्कल डेफिसिट को नीचे लाएंगे, 3 लाएंगे, और 3 से भी नीचे 0 की ओर ले जाएंगे, और रेवेन्यू डेफिसिट तो पूरा 0 कर देंगे। तो 2003 से जब वो बना तो धीरे धीरे स्लो नीचे जाने लगा ग्राफ, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हुआ। लेकिन 2008-9 में जब क्राइसिस आई, फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस वाली, तो वहाँ उसकी वजह से बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने पड़े, बहुत स्टिमुलस देने पड़े, और स्टिमुलस को देने के कारण गवर्नमेंट को मीन्स अपने आप फिर से वो फिस्कल डेफिसिट का ग्राफ फिर ऊपर चला गया, 6.89 के पास चला गया, और धीरे धीरे प्रेजेंट कंडीशन में इस समय 9.5 के आसपास चला गया। रीज़न क्या है इस बार 9.5 जाने का, कि हमने जो एफसीआई को जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उस सब्सिडी को भी काउंट किया है। पहले काउंट नहीं होता था, तो वो ग्राफ में वो नंबर्स में दिखता नहीं था। लोग कहते जो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट का नंबर दिखा रही है वो गलत है। तो थोड़ा प्रेशर बना, गवर्नमेंट ने अब की बार एक्सेप्ट किया कि हाँ, एफसीआई को जो हम देते हैं सब्सिडी उसको भी काउंट कर रहे हैं, और काउंट करने के बाद वो नंबर बढ़ के 9.8% ऑफ जीडीपी दिखा रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, जिसको गवर्नमेंट का टारगेट था कि वो 3 पे लाएगी। अब यहाँ से 3 पे कैसे लाएगी, पहले अगले साल में 6.8 लाने का प्लान है, वो खुद ही बहुत कठिन है। लेकिन अगर 3 पे लाती है, ले पाती है अगले 10 साल में, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और बहुत कठिन है, देखना पड़ेगा कैसे गवर्नमेंट करती है। अगर हम बात करें कि अब जो डेट है वो पैसा गवर्नमेंट को कैसे, मतलब कहाँ से वो पैसे का इंतजाम करेगी। 15.08 लाख करोड़ हमको चाहिए पैसा, क्योंकि हमने बजट में दिखा दिया 34.83 लाख करोड़ का, तो मेरे को पैसा कहीं से लाना पड़ेगा। अराउंड 15 लाख करोड़ रफली पकड़ लीजिए मेरे को चाहिए। तो वो मैं मार्केट से बोरोइंग करूँगा, जी सेक और टी बिल्स। जी सेक्स मीन्स जो 12 महीने से ज़्यादा के बॉन्ड या ये सब जो निकालते या उधार देते
के लिए बॉन्ड जारी किए जाते हैं या ऐसी बोरोइंग होती है उसको बोलते हैं, और ट्रेजरी बिल्स जो 12 महीने के कम के लिए होती है। और उसके अलावा एक नया जगह जहाँ से पैसा लेती है, सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। इसकी कहानी ये है कि नेहरू जी ने अपने टाइम पे एक सिस्टम किया था कि लोगों को प्रमोट करते थे, उस समय इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे कि लोग सेविंग्स करें, 10, 20, 50 जो भी सेविंग करें, कि अब क्योंकि कंट्री जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था और गवर्नमेंट बस की तरह अपना एक्सपेंडिचर चला ले जाती, वही बड़ी बात थी, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दे पाती, तो लोग अपने लिए कुछ पैसा सेविंग किए रहेंगे तो उनको बेनिफिट करेगा। और इस सेविंग की हैबिट हमेशा अच्छी होती है, तो उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने किया था उस टाइम के। तो वो सेविंग करते करते धीरे धीरे उस टाइम की गवर्नमेंट तो लोगों के वेलबींग के लिए करती थी, लेकिन प्रेजेंट पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है यहाँ से बोरोइंग करना, क्योंकि बहुत कम रेट पे बोरोइंग होती है। उसके अलावा स्टेट प्रोविडेंट फंड से आप बोरोइंग कर सकते हैं, अदर रिसिप्ट जो इंटरनल डेट और पब्लिक अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे अच्छी बात है 6 पॉइंट जो कि एक्सटर्नल डेट, बाहर से भी आप कर ले सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे कम ये नंबर है जो कि बेस्ट है। मीन्स 90% जो हम बोरोइंग करते हैं वो रुपीज़ में करते हैं, डॉलर्स में नहीं करते हैं। इसका ये मतलब, यही रीज़न है कि हमारा रुपया टूटा नहीं इस लॉकडाउन, इस कोविड में। जो भी अपने रेंज में 70, 72, 3, 4 इसके रेंज में जो भी फ्लक्चुएट किया, एक रेंज में 68 से उसके रेंज में 70 इसके रेंज में फ्लक्चुएट किया, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता, बहुत टूट जाता, क्योंकि हमारी सारे जो डेट हैं वो रुपीज़ में है। जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी उस दिन प्रिंट करके सारे पैसे वापस कर सकती है, ये पावर है। अगर आप डॉलर्स में लिए रहते तो आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते हो, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती। ये अच्छी चीज़ है जो पिछले बहुत सारे गवर्नमेंट और इंडिया की जितनी गवर्नमेंट थी उन्होंने रुपीज़ में हमेशा लोन लिया है, वो अच्छी बात है। और अभी मैंने बात किया था कि किस तरीके से सिक्योरिटीज़ अगेन स्मॉल सेविंग बढ़ रही, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जो लोग पैसा सेविंग्स करते तो उससे, क्योंकि बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ से पैसा मिल जाता है। तो ये सब सोर्सेज और ये ग्राफ देख के आप समझ सकते हैं कहाँ से गवर्नमेंट कितना लेती है, सबका अलग अलग, लेकिन ब्लू लाइन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मीन्स गवर्नमेंट यहाँ से पैसा उठाने में उसको फ़ायदा है, क्योंकि बहुत कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। और लास्ट में अगर हम बात करें, अगर हम समझना चाहें किस पे कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, तो सबसे ज़्यादा हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो बॉक्स सबसे बड़ा है। इसको आप कारपेट चार्ट या कुछ बोल सकते हैं, एक मिक्स चार्ट बोल सकते हैं इजीली समझने के लिए। और सब्सिडी पे जा रहा है। बेसिकली सब्सिडी तो ये गवर्नमेंट बहुत नहीं देती है। न्यू लिबरल एक्सट्रीम राइट विंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन राइट विंग न्यू लिबरल गवर्नमेंट है जो कि कहती है कि डूइंग बिजनेस इज़ नॉट गवर्नमेंट बिजनेस। तो वो फोकस करती है कि आप कंपनीज बेच दो, प्राइवेट प्लेयर्स बिजनेस अपना करें, हमको गवर्नमेंट चलाने से मतलब है और हमको इंटरफेयर करना, वो अच्छी चीज़ें होती है। लेकिन अभी इंडिया जैसी कंट्री है तो उसमें देखना पड़ेगा कि लिमिटेड लोगों के पास एक्सट्रीम पावर ना चली जाए, वो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और ऐसी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे उतना भरोसा नहीं करती और यही रीज़न है धीरे धीरे ये गवर्नमेंट सब्सिडी कम करती जा रही है। लेकिन ये अलग डिबेट का टॉपिक है कि सब्सिडी इंडिया में ज़रूरी है कि नहीं। मुझे लगता है एटलीस्ट फूड सेक्टर में जो पीडीएस सिस्टम है, जो 5-5.5 लाख दुकानें हैं, जो राशन की दुकानें जहाँ पे गवर्नमेंट कम दामों पे चावल गेहूँ देती है, मोर देन 60% लोग जो गरीब है जो उसकी बदौलत जिंदा हैं, तो सब्सिडी अभी हम नहीं ख़त्म कर सकते, भले वो हमारा फिस्कल डेफिसिट ख़राब कर रही है, क्योंकि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ट्रांसपोर्ट पे, एजुकेशन पे कम है, हेल्थ पे बढ़ा तो है नंबर दिख रहा है, लेकिन रियल टर्म्स में देखें तो हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। डिफेंस पे दिख रहा है नंबर बड़ा, लेकिन रिलेटिव अगर चेक करेंगे तो बहुत नहीं ग्रोथ है। इसको ग्रोइंग बजट बहुत सारे पेपर्स के हेडलाइन में दिया गया था। रीज़न बहुत क्लियर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने प्रॉपर्टीज़ जो है, जो हमारी कंपनीज हम उसको बेच के किसी तरह हम पंप करेंगे पैसा और मार्केट को चलाएंगे। पिछला जो आत्मनिर्भर वाला जो पैकेज भी आया था उसमें भी न्यू लिबरल पॉलिसी गवर्नमेंट की दिखी थी। 20 लाख करोड़ के पैकेज में सिर्फ 2.5 लाख करोड़ का डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र था, उसके अलावा सारे पैसे लिक्विडिटी क्रिएशन के लिए थे। तो होप मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने उन चीज़ों पर नहीं बहुत डिस्कस किया, क्या बढ़ा क्या घटा। अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना सकता हूँ, लेकिन वो हम पेपर्स में पढ़ लेते हैं। मुझे लगा कि मैं एक बार आपको बताऊँ कि कैसे बजट बनता है, क्या थिंकिंग होती है बैकग्राउंड में, क्या गवर्नमेंट सोचती है, पूरे एक साल कैसे प्लानिंग होती है, फ्यूचर में कैसे करना है, उसके प्रेजेंट और आफ्टर इफेक्ट कैसे होते हैं। मैंने कोशिश की, थोड़ा टेक्निकल ज़रूर था, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो इसे समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि
कि मैं आगे कौन सा वीडियो लेकर आऊँ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, स्टे ट्यून्ड।